11 के दिन मेरे पति अपनी कंपनी जा रहे थे, बिस्किट फैक्ट्री पार्ले बिस्किट में जॉब करते थे। तो जैसे वो हाईवे पे पहुंचे वैसे ही सिग्नल पर, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास सिग्नल है, वो सिग्नल तोड़ के टैक्सी सीधा आगे आ गई और उन्हीं के सामने वो टैक्सी ब्लास्ट हुआ। मेरे पति कुछ दूरी पे थे। 2 दिन है और आज का दिन है, बस चल रहा है जिंदगी। अपने आप को कोसती हूँ कि उस वक्त शायद मैं नहीं सोई होती, नहीं मेरी आंख लगी थी तो शायद मेरे पति नहीं गए होते। तो 10 मिनट के लिए भी मैं इनको अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि इनको किसी भी चीज का जरूरत पड़ा तो क्या करूंगी मैं। जिंदगी एक तरह से बोलते ना, जीते जी नर्क भी दिखा रही है, लेकिन बच्चे है, पति, परिवार है तो लगता है इसी में स्वर्ग भी है। मैं हर वक्त उनके सामने रोती नहीं, मैं ज्यादातर अपने पति को खुश रखती हूँ। उनको सवेरे उठना है, उनका ब्रश कराना है, उनको नाश्ता कराना है, नहलाना है, खिलाना है। मैं उनको ये महसूस ही नहीं होने देती कि वो बीमार है। वो सिर्फ अपने नजरों से हमें इशारा करके बताते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। खुश रहने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, खुशी जरूरी है, मगर जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। उन्हीं के साथ मेरी पूरी दुनिया सिमट के रह गई है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। आज वह काला दिन है जिस तारीख पर मुंबई पर आतंकवादियों ने हमला किया था और बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। आतंकवादियों ने बिना कुछ रहम दिखाए लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वही 26/11/26/11 की तारीख है आज, और मुंबई पर हमले की बरसी है एक तरीके से। जी हां, ऐसे में हम एक ऐसी महिला से जुड़ रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम यानी कि आतंकवादी हमले की बहुत बड़ी शिकार हैं। वह डायरेक्ट तो इससे पीड़ित नहीं थी, लेकिन उनके पति इस हमले में घायल हुए थे और उस दिन के बाद से उनके पति अब बिस्तर पे हैं, अपने सारे काम नहीं कर पाते हैं। उनकी पत्नी ही उनका सारा काम करती है, नित्य कर्म हो या फिर जो भी जरूरत है सारी उनकी पत्नी करती हैं। जी हां, हम जुड़ रहे हैं बेबी चौधरी से। इनके पति हैं श्याम सुंदर चौधरी, जो विले पार्ले में काम करते थे। वहां पर टैक्सी ब्लास्ट हुआ और उस टैक्सी ब्लास्ट में 26/11 को हुए टैक्सी ब्लास्ट में यह घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह अपने काम अपने हाथ से या अपने दम पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह ताकत है खुद श्याम सुंदर चौधरी की और उनकी पत्नी बेबी चौधरी की कि उनकी जिंदगी चल रही है। भले ही लगता हो कि कष्ट है, लेकिन अब उन्होंने जिंदगी को वैसे ही अपना लिया है और जिंदगी को जिए जा रही हैं। हम जुड़ते हैं बेबी चौधरी से। बेबी चौधरी जी, कैसे हुई थी घटना और अब जिंदगी कैसी चल रही है, मैं चाहूंगा कि आप अपने आवाज में बताएं। जी बेबी जी। 26/11 के दिन मेरे पति अपनी कंपनी जा रहे थे, बिस्किट फैक्ट्री पार्ले बिस्किट में जॉब करते थे। तो जैसे वो हाईवे पे पहुंचे वैसे ही सिग्नल पर, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास सिग्नल है, वो सिग्नल तोड़ के टैक्सी सीधा आगे आ गई और उन्हीं के सामने वो टैक्सी ब्लास्ट हुआ। मेरे पति कुछ दूरी पे थे, तो टैक्सी का जो बारूद था वो पूरा उनके पीठ पे चले गई और पत्रा जो था वो उड़कर उनके शोल्डर पे लगा। फिर उन्होंने जब पलट के देखा तो वापस उसमें से एक ब्लास्ट हुआ जो पूरा उनके चेहरे पे और छाती वगैरह पे लगी। तो उनके साथ उनके दोस्त भी थे, तो वो दोस्त थोड़ा आगे पहुंच गए थे और ये पीछे थे। तो इन्होंने वहां पे जोर से चिल्लाया, तो जैसे इनकी आवाज सुन के वो दोस्त रुके और उन्होंने बोला, अरे श्याम क्या हो गया? वो बोलते देख मुझे लग गया। और ये हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बहुत
ज्यादा लगा हुआ है और ये बॉम्ब ब्लास्ट का केस है, तुम कुपर हॉस्पिटल जाओ। तो मेरे नेबर मतलब ब्लास्ट की वजह से हम लोग सब मतलब पूरा घर हिल गया और मैं सोई हुई थी, तो आवाज से मैं भी उठ गई। तो मेरे नेबर ने कहा कि तुम देखो अभी शिखा के पापा काम पर गए हैं, फोन करके कहा है। मैंने नहीं, वो तो घर पर है। फिर मैंने फोन देखा तो ये घर पर नहीं है। जैसा फोन की तो इन्होंने उठाया नहीं, फिर से फोन किया तो मुझे बोले कि बेबी मेरे साथ ऐसा ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हादसा हो गया, मैं कुपर जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम सभी को। तो वो वक्त ऐसा था कि मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया। अपने आप को कोसती हूँ कि उस वक्त शायद मैं नहीं सोई होती, नहीं मेरी आंख लगी होती तो शायद मेरे पति नहीं गए होते। फिर मैं वहां पहुंची तो उधर देखती क्या हूँ कि उन लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपके पति मर चुके। उधर बोर्ड पे लिखा हुआ था श्याम सुंदर चौधरी 42 ईयर्स। मैं बोली नहीं, मेरे पति का उम्र ये नहीं है, हाँ विले पार्ले में, लेकिन वो 32 साल के हैं। तो उन लोगों ने मुझे मुर्दा घर में भेजा, बोलते वहां पर ढूंढिए। फिर वहां पर मैं अकेले कैसे क्या करूं मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरी जो सास मेरे साथ आई थी उनको बाहर खड़ा किया हुआ था, और फिर उधर पार्ले से जो उनका डेड बॉडी जो टैक्सी में हुआ उनको लेके मुझे बोलते इसमें अपने पति का शरीर देखिए, ढूंढिए अपने पति का शरीर। मुझे उसमें मैं बोले तो भी मैंने हिम्मत करके देखा, मेरा मेरे पति का पैर नहीं है, ना हाथ है, ना कुछ है। मेरा बात हो चुका है उनसे, तो वो कैसे उनकी डेथ होगी। फिर इनके दोस्त आए तो उन्होंने बोला कि भाभी शाम का वहां पे ऑपरेशन चल रहा है। फिर वहां गई तो उन्होंने मुझे बोला ऑन द स्पॉट पेपर साइन कीजिए, हम ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें ये की जान बच भी सकती है और नहीं भी। मैं बोला मैं ये डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद के कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कर क्या सकती थी उस वक्त। फिर मैंने मेरे भाई को फोन किए। फिर मेरे भाई विरार में रहते थे भाई साहब, तो भाई साहब विरार से दूसरे दिन आ पाए, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन और ट्रेन वगैरह सब बंद कर दिया था इन लोगों ने। दूसरे दिन भाई ने कोई कहा कि तुम साइन मत करना कोई भी पेपर जब तक मैं नहीं पहुंचता हूँ, कि मेरे ससुर जी किडनी पेशेंट थे और 2 ननन थी और मेरी सास थी, तो हम लेडीज लोग क्या डिसीजन लेते, और मेरे बच्चे छोटे ही थे। दूसरे दिन भाई आए तो उन लोगों ने ऑपरेशन चालू किया, सब कुछ किया, लेकिन बोलते हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट में जो इंजेक्शन लगता है जिससे इन्फेक्शन ना हो, उन लोगों ने वो नहीं लगाया। और वही पेपर के लिए मेरे पे साइन ले रहे थे कि वो इंजेक्शन हमारे पास नहीं है और नहीं लगाया तो भी चलेगा। अगर मैंने उस वक्त वो पेपर पे साइन कर दी होती तो मैं फंसती कि मैंने उनको परमिशन दिया कि तुम इंजेक्शन मत लगाओ। जी। लेकिन हम लोगों के पास उस टाइम कुछ दिमाग नहीं चलता था, कुछ नहीं, ये होता था कि कैसे भी ये ठीक हो जाए। 2 दिन है और आज का दिन है, बस चल रहा है जिंदगी। खैर मैं ये जानना चाहूंगा बेबी जी कि वो दिन था और आज का दिन है। जैसा कि मुझे पता है कि आपके हस्बैंड अब जिस तरह से पहले पूरा दौड़ते भागते थे, अपने काम करते थे, अब उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। कैसे बीत रही जिंदगी, आपने कैसे चीजों को मैनेज किया है और कैसे काम कर रही हैं? मेरे पहले तो कैसे मेरी 2 ननन थी, वो भी जॉब करती थी, मैं भी करती थी। फिर मेरी दोनों नंदों का शादी हो गया, लेकिन मैं जॉब कर रही थी। 2020 में 21 मई को मेरी सास गुजर गई। मैं जॉब पे नहीं जा सकती हूँ, 1.5-2 साल से घर पर बैठी हूँ। तो अब ऐसा हो गया कि ये लगता है कि मैं जॉब पर जाऊं तो इनका कौन ध्यान रखेगा, घर पर रहूं तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या। टाटा ट्रस्ट मेरे बच्चों का दोनों का पढ़ाई का खर्चा उठा लेते हैं, इनका मेडिकल का खर्चा उठा लेते हैं, तो जिंदगी चलती है। अभी कैसे मेरी ननंद है, नंदोई जी है, भाई है, बहन है, ये लोग थोड़ा थोड़ा मुझे सब लोग पैसे की मदद करते हैं, बहन के बच्चे भी मेरी मदद करते हैं, लेकिन ये कब तक देंगे। जी। ये भी होता है ना, वो मेहनत कर रहे हैं और मुझे दे रहे हैं, तो मुझे भी शर्म आती है सबसे पैसा लेना। अपना कमाई अपना होता है, लेकिन मैं करूं क्या। आज मैं इनको 10 अभी मैं ऊपर आई हूँ, तो 10 मिनट के लिए भी मैं इनको अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि इनको किसी भी चीज का जरूरत पड़े तो क्या करूंगी मैं। जिंदगी एक तरह से बोलते ना, जीते जी नर्क भी दिखा रही है, लेकिन बच्चे है, पति परिवार है, तो लगता है इसी में स्वर्ग भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप नौकरी करती थी, अब आप नौकरी नहीं करती हैं। आपके हस्बैंड की निश्चित रूप से नौकरी अब बात ही नहीं हो सकती उसकी। लेकिन जो आपने बताया कि कभी कोई मदद करता है, कभी कोई मदद करता है, तो क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद, चूंकि वो एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना के शिकार हैं, पीड़ित हैं, किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिली आपको सरकारी, जिससे कि फिर आपको जीवन को थोड़ा सहारा मिलता? बट मुझे 1.5 लाख रुपए दिए गए थे।
जी। जब ये 26/11 हुआ 2008 में, तभी मुझे 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। उसके बाद मैं कलेक्टर ऑफिस में से लोग आए थे घर पर। उन्होंने कहा कि हम आपको जॉब देंगे, आपकी फैमिली का खर्चा उठाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा 12वीं में पढ़ी हूँ। तो उन्होंने बोला आपका एजुकेशन कम है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी 2 ननंद है, उनको आप जॉब दे दीजिए। बोलते नहीं, उनको नहीं दे सकते, आपके बच्चों को दे सकते हैं या आपको। मैंने फिर मुझे दीजिए। तो बोलते जी। नहीं, मैं बोली ठीक है, आप मेरी ननद को दे दो, मेरी बेटी जैसी ही है। तो उन्होंने बोला नहीं, उनको नहीं दे सकते क्योंकि कल को उनकी शादी हो गई तो वो आपको पूछेंगे नहीं। आज मैं वही जानना चाहती हूँ कि आज वही मेरी नंदों की शादी हो गई है, उन लोग ही मुझे संभाल रहे हैं ना, कोई और तो आ नहीं रहे। अगर एक भी मेरे घर की मेंबर को जॉब मिल गया होता, चाहे ननंद थी दोनों या मुझे, तो मेरा जीने का कुछ तो सहारा होता। उन लोगों ने तो उस वक्त आया, मुझे कहा आप झोपड़े में रहते हो, इतना सा छोटा घर है, आपके पति को प्रॉब्लम होगा, हम लोग क्या करते हैं, आपको माड़ा में एक रूम भी देंगे। वो भी उन्होंने मुझे दिया नहीं। हम लोगों के लिए कहा था कि आपको रूम देंगे, अच्छे से आप अपना पति का देखभाल कीजिए, हम लोग जॉब देंगे। मैं और मेरी ननद 1 साल तक घूमते रहे अपना कलेक्टर ऑफिस, कोई नहीं आया। फिर कितना 2015 में हमें देवेंद्र फडणवीस जी मिले, उनसे हमने बातें की, उनके साथ फोटो भी है हमारा। वो 26/11 के दिन आए थे तो मिले सबसे, हम लोग को एक काला घोड़ा में मिलने आते थे। हम वहां मिले, उन्होंने भी कहा कि हम आपको जॉब देंगे, आपके परिवार का खर्चा उठाएंगे। हम लोगों ने सब पेपर लेके गए सर, मेरे को वो दिन आज भी याद है। उन्होंने हमें बुलाया मंत्रालय में, सब पेपर दिए। उन्होंने मेरा पेपर देखकर कचरे के डब्बे में डाल दिया। मैंने बोला सर ये क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने क्या कहा पता है, उनके जो असिस्टेंट कोई था पीए, उन्होंने बोलते आपको तो 1.5 लाख मिल चुका है। मैंने सर मैं यहाँ नहीं आई थी, आप लोगों ने मुझे बुलाया था पेपर लेके। मैंने ये पेपर में मेरा 200 रुपया गया है जेरोक्स में, मैंने आप मुझे वो पैसा रिटर्न कीजिए। मैंने आप फेक तो दे रहे, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि इसके पीछे मेरा कितना मेहनत लगा है। उस वक्त उन्होंने डाला। उसके बाद मैंने कान पकड़ा कि सर भूखे मर जाऊंगी बच्चों के साथ, मगर इन लोगों के पीछे नहीं जाऊंगी, क्योंकि किसी ने सहारा नहीं दिया। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे पैसा दीजिए, मैं ये चाहती थी कि मुझे नौकरी दीजिए, मैं मेरा घर चला सकूं। आप सोचिए अगर टाटा ट्रस्ट नहीं होती, मेरे बच्चे कैसे पढ़ते, मैं क्या करती थी, उन लोगों को क्या भविष्य देती थी। क्योंकि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि माँ बाप को इतना प्यार करते हैं, हम लोगों को पूछते हैं। इसी के लिए मैं किसी के पास आज तक गवर्नमेंट में नहीं गई कि मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, क्योंकि भीख तो हर कोई दे देता है। मुझे इज्जत की नौकरी चाहिए थी। आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे को तो जॉब दे दीजिए, वो तो कमाए। बिल्कुल ठीक है। अगर उस समय आपको जॉब नहीं दी सरकार ने और ये कहा कि आपके बच्चों को दी जा सकती है, तो अब तो बेटा आपका बड़ा हो गया है, निश्चित रूप से पढ़ लिख भी लिया है उसने। तो अगर वो योग्य है तो उसको नौकरी जरूर दी जानी चाहिए और सरकार इस तरफ निश्चित रूप से सोचेगी अगर आप प्रयास करेंगी। हालांकि आपने ये सोच रखा है कि अब आप नहीं बात करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बेटे की नौकरी के लिए जरूर बात करें, क्योंकि जरूरत है और आपके परिवार को जरूरत है। बेबी जी, मैं चाहूंगा कि अब आप वो बताइए चीजें जिनसे दूसरी महिलाओं को या ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए लोगों को हिम्मत मिलती है। जिस तरीके से आप अपने पति का ख्याल रखती हैं और उनके साथ जीवन बिता रही हैं, अपने पत्नी धर्म को निभा रही हैं, कैसे करती हैं अपने पति के साथ आप पूरी दिन कैसे बिताती हैं, उनकी दिनचर्या है, उनके काम, वो भी बताइए। जी बेबी जी। मेरी शादी को 8 साल जब हो गए, मेरी शादी 2000 में हुई, 2001 में मेरा बेटा हुआ, 2004 में बेटी हुई और 2008 में मेरे पति के साथ ये हादसा हुआ। बस 8 साल में मेरे पति ने मुझे इतनी हिम्मत, प्यार और ताकत दिए और मजबूती से खड़े रहने के लिए 2 बच्चे दिए। मेरा तकदीर में सिर्फ उनके साथ 8 साल ही रहना था, लेकिन उनके साथ, उनको मेरे साथ जिंदगी में आगे तक रहना है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे। मैं हर वक्त उनके सामने रोती नहीं, उनको कभी कोसती नहीं कि तुम्हारे वजह से ये हो गया, वो हो गया, मेरे को तकलीफ है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर उनके जगह पे मैं रहती तो भी वो मुझे संभालते थे, तो आज मुझे भी संभालना है। मेरे सभी औरतों से ये कहना है कि देखिए, एक दरवाजा बंद होता तो कहीं ना कहीं से दूसरा दरवाजा खुल जाता है, और किसी के आगे हाथ फैलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम भीख भीख भी मांगने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं है कि हम किसी से भीख मांगे।
आज जैसे मेरे परिवार में सब मेरा साथ दे रहे हैं, वैसा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा किसी ना किसी का साथ देने के लिए। जी। अपने पति, बच्चों के साथ बहुत खुश है। मैं ज्यादातर अपने पति को खुश रखती हूँ। बिल्कुल उनको सवेरे उठना है, उनका ब्रश कराना है, उनको नाश्ता कराना है, नहलाना है, खिलाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है। उनको भी ऐसा नहीं लगता कि वो बीमार है। मैं उनको ये महसूस ही नहीं होने देती कि अब वो बीमार है। और जी। उनको ऐसा कोई चीज नहीं कि मैं बोलती कि ये मत खाओ, तुम थोड़ा थोड़ा सब खाओ। मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं क्यों दुखी हूँ? क्योंकि मैंने तो ये नहीं किया। ये तो बिल्कुल। मैंने किसी से नहीं मांगा था कि मेरे पति के साथ ये हादसा हो जाए, या मैंने उनको नहीं कहा था कि तुम उधर चले जाओ, या उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनके साथ ये होगा। क्योंकि खुश रहने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, खुशी जरूरी है। मगर जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। इसके लिए कभी भी हारना नहीं चाहिए, जिंदगी से लड़ते रहना चाहिए। बेबी जी, चूंकि आप निश्चित रूप से वो सारी चीजें बल्कि मैं कहूंगा झेलने की बजाय आप उसको अच्छे से निभा रही हैं और अपने पति का पूरा ख्याल रख रही हैं। निश्चित रूप से एक जैसे पति पत्नी का ख्याल रखता है, ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर पति की भूमिका में हैं और उनका ख्याल रख रही हैं। मैं चाहूंगा आपसे ये जानना कि पति आपके किस अवस्था में है, बोल पाते हैं या फिर क्या क्या वो खुद कर पाते हैं या फिर क्या क्या आपको करना पड़ता है? वो सिर्फ अपने नजरों से हमें इशारा करके बताते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। ना वो खुद से पानी पी सकते, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते। यहाँ तक कि उनके शरीर पे कोई कीड़ा हो या मूंगी हो तो भी नहीं वो हटा सकते, ना वो बोल सकते। वो हमें ध्यान देना होता है कि उनको किस चीज की जरूरत है। यहाँ तक कि उनको यूरिन पॉटी हो जाए तो भी वो नहीं बता पाते हैं कि हाँ मुझे हो गया। वो हमें ध्यान देना पड़ता है कि उनको क्या हो रहा है, क्योंकि उनको सेंस नहीं है। वो एक छोटे बच्चे जैसे हैं और हमें वो बच्चे की तरह ही उनको ट्रीट करना होता है। जैसे वो हंसते हैं, खेलते हैं, ये लगता है कि चलो है जिंदगी में। क्योंकि किसी की जान लेना तो मेरे हाथ में नहीं है, ना ही मेरे हाथ में किसी को जिंदगी देना है। बस यही सोचती हूँ कि मेरा सुहाग है और सही सलामत रहे जैसा भी है। और उन्हीं के साथ मेरी पूरी दुनिया सिमट के रह गई है। आज 1.5 साल हो गया मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ कहीं। मेरा जब से सास गुजर गई मेरी और मेरी जॉब छूट गई, तब से मैं और मेरा घर और मेरे पति, ना कहीं जाना है, ना कहीं किसी से मिलना है, क्योंकि मैं उनको छोड़ नहीं सकती। उनको किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? एक ये होता है कि चलो कुछ नहीं से है तो सही। नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं इस बेबी पे जी, जिस तरह से आप तो अपना धर्म निभा रही हैं, निश्चित रूप से वो एक सीख है और उन सभी लोगों के लिए सीख है जिनके साथ कभी कुछ इस तरह की घटना हो या कभी ऐसी स्थिति आए। बेबी जी, चूंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी बच्चे की तरह आप उन्हें पाल पोष रही हैं और उनका जीवन बिता रही हैं। निश्चित रूप से किसी बच्चे के संग सब कुछ वही करना पड़ता है जो आप अपने पति के संग कर रही हैं। तो कहीं न कहीं मन में भावना आपके अपने एक बच्चे को पालने जैसी है, जैसा कि आप की दिनचर्या में शामिल हो गया होगा उठाना, बिठाना, लिटाना, सुलाना और सारी चीजें खिलाना-पिलाना। तो निश्चित रूप से एक बच्चे की तरह आप उन्हें पाल रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के। बेबी जी, कहीं न कहीं इन सब चीजों के बाद एक बात ज़रूर आती है कि कोई दोष नहीं था। श्याम सुंदर चौधरी का कोई दोष नहीं था। आतंकवाद जैसे एक भयावह राक्षस ने उनको इस तरह से ऐसा कर दिया कि वह किसी काम के नहीं है अब, या किसी तरीके से अपना काम नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में है। कभी क्या आपने सोचा कि इस आतंकवाद को लेकर आपके मन में कभी कोई बात आई हो? तो वो मैं चाहूंगा आप जरूर शेयर करें। मुझे ये जरूर लगता है कि ये जो आतंकवाद है ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। देखिए, बॉर्डर पे तो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे हैं जो वहां से किसी को आने नहीं देते। ये किसी ना किसी की साजिश होती है कि वो आ जाते हैं। आने के बाद हमारी सरकार सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती, लेकिन हमारे लिए कोई कुछ करती नहीं। अभी जैसे 26/11 में इतने पुलिस वाले मारे लोगों की, एक गलती की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। और जिनके चली गई वो तो एक बार छूट गए। जैसे मेरे पति जैसे जिसका हाल होता है वो खुद तड़पते हैं, वो खुद सोचते हैं कि मेरे साथ क्या होगा।
क्योंकि आतंकवादियों के तो मन में मतलब उनके पास जेल धर्म कुछ भी नहीं है, हमारे पास है। ये चोट के लिए मैं ये चाहती हूँ कि कांग्रेस से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार थी तो मेरा पति को ऐसा हुआ, अब मैं अपने परिवार और अपने देश को वापस उसमें नहीं डालना चाहती। अब मेरा ये आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज मेरा ये जो संदेश है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तक कैसे भी पहुंचाइए कि आप गांव-गांव जा रहे हैं, इनको अधिकार मिलना चाहिए, किसानों को अधिकार मिलना चाहिए, किसी के घर में कोई मारा गया उनको अधिकार। लेकिन जब आपकी सरकार थी और उसमें हम जैसे मारे गए, हम जैसे विक्टिम है, मेरे पति है, उनके लिए वो क्यों नहीं सोचते हैं? जो चल फिर सकते हैं वो आप क्यों सोच रहे हैं? निश्चित रूप से बेबी जी, जो भी जिससे भी आप अपनी बात कह रही हैं, वो जब भी इस वीडियो को देखेंगे और उन तक ये बात पहुंचेगी, निश्चित रूप से उनके मन में ये बात आएगी और वो सोचेंगे जरूर, कहीं न कहीं आपकी मदद हो पाए या ना हो पाए, आपकी बातें लोगों को जरूर सोचने के लिए मजबूर करेंगी। आपने हमसे बातचीत की और अपना सारा हाल बताया। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है और हम ये आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी जैसी ईश्वर ने लिख दी है उसे तो हम नहीं अलग कर सकते हैं उससे कुछ, लेकिन मजबूती के साथ आप लगे रहें, आपको संबल मिले और जितनी भी मदद हो सके वह सभी मदद आपको मिले। आपने हमसे बातचीत की, अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।